अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नोवेल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं जी। तो फ्रेंड्स, सॉरी एपिसोड लेट देने के लिए, क्योंकि एपिसोड तो रेडी था, लेकिन इसके वॉइस ओवर करने के लिए मुझे अकेले में टाइम नहीं मिल रहा था। इस वजह से इतने दिन लेट हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और ये है इस नावल का लास्ट एपिसोड। अगले आने वाले नॉवेल्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चलते हैं, नावल को स्टार्ट करते हैं रीड करना। दूसरे दिन वो ऑफिस से घर आया तो वो कोई किताब पढ़ने में मगन थी। यहाँ तक कि उसने रयान के आने का भी नोटिस नहीं लिया था। तबीयत ठीक है? बिलाखिर रयान ने पूछ लिया था। हाँ ठीक है। किताब अपने चेहरे से हटाकर उसने जवाब दिया था और फिर से किताब में मगन हो गई थी। आज चेकअप था तुम्हारा, गई थी तुम? ड्रेसिंग टेबल के आईने से उसे देखते वो पूछ रहा था। हाँ गई थी। अब भी लहजा हुनूस संजीदगी लिए हुए था। रयान की हैरत अब गुस्से में बदल गई थी। उसके अजीब रवैये पर वो उसके हाथ से किताब लेकर साइड टेबल पर रखकर उसके सामने ही बैठ गया था। इतना उकता कर जवाब देने का मतलब बताना पसंद करोगी? सख्ती से पूछने पर वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला था। कब उकता उकता कर जवाब दिया है? मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम उसको लेकर बैठी थी। वो फिर किताब उसके हाथ से लेकर गुस्से से बोला था। जवाब तो दिया ना। लोगों की तरह बिना जवाब दिए अपना काम में मसरूफ नहीं रही। वो साफ उस पर तंज कर रही थी। तुम जानती हो ये लहजा मुझे पसंद नहीं है। उसे सख्त नजरों से देखते वो अपने लहजे की सख्ती को काफी हद तक कंट्रोल किए हुए था। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं तो आपको शिकायत होगी भी नहीं। तल्खी से कहती वो उसे देख रही थी, जो उसे अन, कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में घूर रहा था। फिर सर झटकता उठकर वो बाहर निकल गया था। घर आया तो वो सोई हुई मिली थी। वो सख्त बदमजा हुआ था। चेंज करके उसके बराबर ही लेटा तो कितनी देर वो उसके रवैये को सोचता रहा। दिल चाहा कि उसे जगा दे, लेकिन उसकी नींद डिस्टर्ब होने के ख्याल से वो रुक गया था। सुबह वो जाग गई थी, लेकिन उसने रयान को जगाने की रहमत नहीं की थी। वो उठ गई तो उठ गई थी तो एटलीस्ट जगा तो देती। वो ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था, तभी वो कमरे में दाखिल हुई थी। लेकिन वो बिना जवाब दिए अपनी वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालने लगी थी। रयान का जब्त छलका था। तुमसे कुछ कह रहा हूं मैं। उसके हाथ सख्ती से पकड़े। वो उसे अपनी तरफ मोड़ चुका था। आपको मेरा कुछ भी कहना पसंद नहीं है तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, ना जवाब दूंगी। उसका हाथ से अपना हाथ छुड़ाती वो सर्द मोहरी से कह रही थी। तुम अपना नुकसान करोगी, बता रहा हूं मैं तुम्हें। गुस्से से कहते वो अपनी रेस्ट वॉच तलाश करने लगा था। वो सर झटक कर अपने कपड़े निकालने लगी थी। मेरा नुकसान करके आपको तो सुकून मिल जाएगा तो रह लीजिएगा सुकून से। उसकी बड़बड़ाहट पर रेहान के हाथ रुके थे। जो कहा वो मेरे सामने कहो। उसके सर पर खड़े वो ऊंची आवाज में बोला था। यही कहा कि मेरा नुकसान करके आपको तो सुकून मिल जाएगा तो रह लीजिएगा सुकून से। वो भी कम गुस्से में नहीं थी। अगर ये सब इतना आसान होता तो तुम्हें क्या लगता है बर्दाश्त करता तुम्हें मैं? तो किसने कहा है बर्दाश्त करे? अपनी अहमियत पर वो चीख पड़ी थी। एक तमस्खर भरी मुस्कुराहट रयान के होठों पर आई थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो जल्दी से रेस्ट वॉच पहनने लगा था। खुद गर्ज है आप रयान। आपको सिर्फ अपनी गर्ज से मतलब है और कुछ नहीं। वो बेबसी से कहती अपनी आंखों को बड़ी बेदर्दी से रगड़ चुकी थी। दफा हो जाओ यहाँ से इरसा, वरना मेरे मुंह से कुछ गलत सुन लोगी तुम। वो इतना तेज चीखा था कि इरसा का दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था उसे। वो बाथरूम में जाकर रोना शुरू हो गई थी। कितनी ही देर रोती रही थी। उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से फौजिया बेगम ने रयान को कॉल किया था। वो डॉक्टर से चेकअप करवा के घर आई तो रयान भी उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। क्या हुआ मामा? उसे सोफे पर आंखें मूंदे देख वो फौजिया बेगम से पूछ रहा था। ब्लड प्रेशर लो हो गया था इस्सा का। डॉक्टर ने कहा है डॉक्टर ने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? उसके बराबर में बैठ गया था वो। डॉक्टर के मुताबिक कोई टेंशन ले ली है इसने, लेकिन ये बता नहीं रही मुझे। वो खुद भी परेशान हो गई थी।
तुम पूछो, शायद तुम्हें बता दे। उसने इरसा की तरफ देखा था, जो अब आंखें खोले फौजिया बेगम की तरफ मुतवज्जा थी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, नकाहत ज़दा लहजे में कहते वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद रयान कमरे में आया था और अब उसे ही देख रहा था, जो बैकग्राउंड से टैग लगाए कुछ सोचने में मसरूफ थी। वो आकर उसके सामने बैठ गया था। टेंशन क्या है बताओगी? उसके हाथ पर हाथ रखे वो उस तरह पूछ रहा था जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। इरसा ने अपना हाथ खींच लिया था लेकिन जवाब नहीं दिया। बताओ। उसकी खामोशी पर वो फिर पूछ रहा था। मुझे अम्मी के घर जाना है कुछ दिनों के लिए। बिना उसकी तरफ देखे वो कह रही थी, ठीक है, लेकिन पहले बताओ क्या टेंशन है? वो अब भी संजीदगी से उसे ही देख रहा था। टेंशन ये है कि मेरा दम घुटने लगा है इस रिश्ते से। चीख कर कहते वो फिर से रोना शुरू हो गई थी। सच बताओ क्या टेंशन है? उसकी बात को नजरअंदाज करते वो उसे गले से लगा चुका था। वो रोना शुरू हो गई थी और रयान ने उसे रोने दिया था दिल खोल कर। आप बहुत बुरे हैं रयान, सच में। चुप होने के बाद वो कहना शुरू हुई थी। बार बार कहने पर भी आपने नहीं ले जाते। आपकी नज़र में सिर्फ अपनी बात की अहमियत है, मेरी नहीं। इतना सब गलत है हमारे बीच, फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी बात काट कर रया ने कहा था, जिस पर वो उसे देखने लगी थी, जो अब भी संजीदा ही था। वो बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगी। ऐसा ही है ना इरसा? उसके चेहरे को अपनी तरफ करते वो उसकी आंखों में देखने लगा था। नहीं। वो आंखें झुका गई थी। कहो कि ऐसा ही है। उसके चेहरे पर आई जुल्फों को हटाते वो सुनने पर बजिद था। हाँ। उसके गले लगते वो कह गई थी, अपना ख्याल ख्याल रखा करो। उसकी पेशानी को चूमते वो मुस्कुरा दिया था। वो सर बात में हिलाती अब हल्की फुल्की हो गई थी। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। उसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव डालते वो वॉर्डरोब की तरफ बढ़ा था। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? वो वॉर्डरोब से अपने कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। तब ईर्षा उसके पुष्ट पर सर रखे उससे पूछ रही थी। वो पलट कर उसे देख रहा था। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो। और बेवकूफी में अभी वो कहने ही वाला था कि ईर्षा ने उसकी शानी पर हाथ चढ़ा था। मोटी हो गई हो तुम, और तुम्हारा हाथ अब बहुत तेज लगता है, तो थोड़ा ध्यान से। उसके हाथ को थाम तो वो शरारती अंदाज में कह रहा था, क्या मोटी? ईर्षा ने सदमे से ईर्षा तो सदमे से चीख पड़ी थी। मुझ पर यकीन नहीं तो आईने में देख लो। उसे आईने के सामने खड़ा करते वो चेंज करने चला गया था, लेकिन जब वो आया तब भी वो वहीं खड़ी अपना जायजा लेने में मसरूफ थी। देख लिया? उसे परेशान देख वो मुस्कुराता उस तक आया था और अब उसे कमर से थामे उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए दिलचस्पी से उसकी परेशान तासुरात मुलायजा कर रहा था। सच में रेयान, मैं मोटी हो गई हूँ। परेशानी उसके लहजे में साफ झलक रही थी। इट्स नॉट अ बिग डील ईर्षा। उसके कान के लो पर अपने होठ रखती वो मखमूर लहजे में कहता उसे ब्लश कर गया था रेयान। उसके पुकारने पर वो शहादत की उंगली वो उसके होंठ पर रखकर उसे खामोश करवा चुका था। माना कि अब आज से तजावुज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ देर तो तुम्हें तुम्हारे लम्स को महसूस कर सकता हूँ। रेयान के इतने बेबाक अंदाज पर वो शर्म से लाल हो गई थी। तैयार हो जाओ। रेयान की बात पर वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी थी। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अम्मी के घर जाना है। रेयान की याद दिलाने पर वो उठकर जल्दी से तैयार हुई थी। कितने दिन रहोगी? 10-15 दिन। संजीदगी से जवाब देकर वो बाहर देखने लगी थी। ये तो बहुत कम दिन है। जा रही हो रुकने तो 1-2 महीने रुक जाना। कुछ वक्फे के बाद रेयान के तंजिया अल्फाज सुनकर उसके कान टकराए थे। उसने रेयान को गौर से देखा था और उसके चेहरे के तासुरात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मजाक कर रही थी रेयान, मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। रेयान ने उसे परखने की कोशिश की थी कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन ऐसा कोई तासुर उसके चेहरे पर ना पाकर वो मुस्कुरा दिया था। अम्मी के घर पहुंचकर 1 घंटे में ही रेयान ने उसे चलने का कहा तो वो बिना चूं चाह किए उठ गई थी। वो अभी उठकर
नीचे आई थी कि डोर बेल बजी थी। रेयान और दाऊद साहब ऑफिस चले गए थे। फौजिया बेगम भी कमरे में थी। वो सोच रही थी कि कौन आया होगा। तभी मुलाजमा ने दरवाजा खोला था। राइया को देखकर वो सोफे पर से झटके से उठी थी, क्योंकि उसकी रोई रोई आंखें उसकी छठी हिस्स को अलर्ट कर रही थी। फौजिया बेगम भी तभी लॉन्च में दाखिल हुई थी और राइया के गले लगकर रोना शुरू हो चुकी थी। राइया उनके गले लगकर रोना शुरू हो चुकी थी। फौजिया बेगम उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश करते थक गई थी। तो उन्होंने इरसा को कहा था कि तुम पूछो इससे वजह क्या है। बाकी काफी देर बाद राया ने वजह बताई थी कि आज सुबह दादी और उसकी बहस हुई थी, जिस पर जवार ने उसे घर से निकल जाने का कहा था। इर्सा गहरी सांस लेती सोफे पर बैठ गई थी। वो जानती थी कि दादी अपनी पोतियों को क्या क्या सुनाती थी, तो फिर राया तो बहू थी। रयान के आने तक वो कितने ही वसवसे उसके दिल में आए थे कि ना जाने रयान का रिएक्शन क्या होगा। रयान और दाऊद साहब के आने पर वो कमरे में आकर अब यहाँ से वहाँ टहल रही थी। रयान के कमरे में आने पर वो बेड पर बैठी कुछ मुस्तरब सी लग रही थी। रयान उसे नजरअंदाज करता चेंज करने चला गया था। वापस आया तब भी उसने इरसा को देखना गवारा नहीं किया था। रयान जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने रयान को मुखातिब किया। रयान ने सिर्फ उसकी तरफ देखा था। मेरी तो इस सारे मामले में कोई गलती नहीं है, तो फिर आप क्या मैं क्या मैंने कहा है कि तुम्हारी गलती है? वो हादी दर्जा संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, लेकिन देखो इरसा, कुछ देर के लिए मैं मुकम्मल सुकून चाहता हूँ, तो अब खामोश रहो। सख्त लहजे में कहकर वो सिगरेट सुलगा चुका था। इरसा उठकर कमरे से ही बाहर निकल गई थी। ना दाऊद साहब ने उसे कुछ कहा था और ना फौजिया बेगम ने। राया भी नॉर्मल ही थी। बस रेयान कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। वो कशमश कश का शिकार थी। रेयान के रवैये पर। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं रेयान? 3 दिन बाद वो थक कर उससे पूछ बैठी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ बिला वजह रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। गुस्से से कहता वो चीजों को उठा पटाख में मसरूफ था। क्या चाहते हैं आप? मैं भी वहां जाकर बैठ जाऊं? आपके इस रवैये की वजह से, वो तेज लहजे में बोली थी। मर्जी है तुम्हारी। सर्द मोड़ी से कहता वो दरवाजा बंद जोर से बंद करता बाहर निकल गया था। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। उसकी बस यही वैल्यू थी कि राया के आने पर रयान ने उससे बात करना तो दूर देखना तक छोड़ दिया था। वो सोचते हुए सोफे पर बैठ गई थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी वो वही थी जहाँ पहले रोज थी। उसकी तबीयत खराब हुई थी। फौजिया बेगम की कॉल पर रयान अस्पताल पहुंचा था और अब परेशानी की आलम में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इसकी कंडीशन का ख्याल क्यों नहीं किया, और उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी जिसकी वजह से सब परेशान थे। जब तक वो होश में नहीं आई, रयान के हाथ पैर फूले हुए थे। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था। उन दोनों के हाथ में लेकर वो कितनी ही देर इरसा के साथ किए गए रवैये को सोचता रहा। बाप बनने की असल खुशी आज उसे समझ आई थी, जब उसकी दोनों बेटियां उसके हाथ में थी। उनकी किसी और के हाथ में देने का उसका दिल भी नहीं चाह रहा था। भाई भाई पुप्पो भी लाइन में खड़ी है। राया के कहने पर उसने अपनी बेटी उसकी गोद में दी थी। दाऊद साहब ने खफकी से उसे घूरा था। माना कि बाप बन गई हो, लेकिन मेरा भी कोई रिश्ता है इससे। उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा था कि उस सिचुएशन में भी उसकी बेसाख्ता हंसी छूट गई थी। राया को वो बार बार टोक रहा था कि ऐसे मत पकड़ो, ऐसे मत करो, वगैरह वगैरह। ये ले भाई, अपनी बेटी। अब मैं इसे हाथ में लूंगी ही नहीं। वो नाराज हुई थी। पापा, बाप बनने का एहसास इतना खूबसूरत होता है। मैं नहीं जानता था। उनकी गोद में अपनी बेटी को देख वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली थी। अब वो सारे बदले तुमसे लेगी जो तुम मेरे साथ करते आए हो, शरारत से कहते। वो भी काफी खुश लग रही थी। इरसा से मिलने के लिए जब वो गया तो वो उसे देखकर आंखें मूंद गई थी। घर आकर भी वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि वो उसके आसपास होता था तो वो उठकर कहीं और चली जाती थी। रात में भी वो बेटियों के साथ बिजी होती थी। उसके मैके मिलने वाले आए थे और उन सब में बेटी खुश भी नजर आ रही थी। जवार भी आया था और उसने दाऊद साहब और रयान से माजरत की थी, जिस पर दाऊद साहब ने उससे ठीक से बात की थी। लेकिन रयान का अंदाज वही सर्द मोहरी लिए हुए था।
सबके जाने के बाद ड्राइंग रूम में वो और इर्सा रह गए थे। वो उठकर जाने लगी थी कि रेयन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में बिठा लिया। नाराज हो, कितने ही दिनों बाद वो उसके इतने करीब बैठी थी। नहीं, आबरू तान कर जवाब देती वो फिर उठने लगी थी। बैठो तो। उसे फिर से झटका देती अपने पास ही बिठा चुका था। कहीं क्या कहना है। अंदाज ऐसा था कि जैसे एहसान कर रही हो। कुछ ऐसी ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुम में। उसका भरपूर जायजा लेती वो संजीदगी से कह रहा था। अच्छा, ठंडी ठार लहजे में कहते वो उसकी अंदाज में जवाब दे रही थी। क्या है इरसा? वो झुंझलाया था। कुछ भी तो नहीं। उसके झुंझलाने पर वो जी भर के महसूस हुई थी। नाराज हो तो कहो कि नाराज हूँ। चिढ़कर कहते वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। नहीं हूँ नाराज, कहा तो। जल्दी से कहती वो उठने लगी थी, लेकिन रयान की उसे खुद से करीब करने पर वो बौखलाई थी। रयान कोई आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, बीवी हो तुम मेरी। इसके कॉन्फिडेंस पर इरसा ने उसे घूरा था। इट्स नॉट आवर बेडरूम। वो दूर होने की कोशिश में उसके झटका देने पर उसके इतने करीब आ गई थी। उसकी तेज सांसें रयान के चेहरे को छू रही थी। आप जानते हैं रयान कि मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, बेबसी से कहते उससे दूर होने की कोशिश में वो थक गई थी। तो इतने दिन मुंह बनाकर बैठने का क्या मतलब था? बुरा लगा था मुझे अपनी कोशिश नाकाम देख वो अब बगैर किसी मज़ामत के जवाब दे रही थी। आई एम सॉरी। रयान के सॉरी कहने का अंदाज ऐसा था जैसे कि उसके मुंह में किसी ने कोई कड़वी चीज रख दी हो। सूट नहीं करता। सॉरी आप पर, साफ कोई सी कहती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। और तुम पर ये संजीदगी सूट नहीं करती। उसकी नाक को दबाते वो उसे हैरान कर गया था। और क्या क्या सूट नहीं करता? वो जल्दी से पूछ बैठी थी। रात में बताऊंगा तफसील से। रयान की शरारत समझकर वो हाथ जोड़ गई थी। माफ करें, ऐसी तफसील नहीं सुननी। ये भी नहीं सुनना कि तुम्हारे इश्क में किस कदर डूब चुका हूँ। सोफे से उठते वो शरारत से पूछ रहा था। ये इश्क मोहब्बत वगैरह हम जैसे बेवकूफ़ी की परेशानियां हैं, आप जैसे अक्लमंद इंसान की नहीं। रूखेपन से कहते वो भी उठ गई थी। तुम जैसा होने लगा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में थोड़ा थोड़ा पागल होने लगा हूँ। तेरे प्यार की तलब में। तेरी राह गुजर से एक दिन मैं गुजरने लगा हूँ। हाँ, मैं तुम जैसा होने लगा हूँ। इन अल्फाजों की मिठास उसके कानों में उड़ेलते वो उसका हाथ पकड़े कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा था। और उसकी हंसी में ईर्षा की हंसी की खनक भी शामिल थी।